सो आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। द चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। विच चैप्टर इज एनसीईआरटी का कौन सा नंबर चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। ओके, इस चैप्टर में हम क्या बात कर पढ़ेंगे? शुरू में तो इस चैप्टर में वील टॉक अबाउट द फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं, है ना, टाइप्स क्या होते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में वील डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। जब चीज़ें मूव करती हैं तो उनके कुछ लॉज होते हैं, उनके लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। 3 लॉ है न्यूटन के, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फोर्स क्या है? इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट। द फोर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट। वो एक्सटर्नल लिखा है, दैट चेंजेस। ये एक एक्सटर्नल एजेंट है, बाहर से लगने वाला फोर्स है, विच वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। दैट चेंजेस और tends to changes, tends means try, tend to changes the state of the object। ऑब्जेक्ट की स्टेट को या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। कोशिश भी कर रहा है तो भी हम उसको फोर्स मानेंगे, है ना। या तो चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट की स्टेट। अब ये स्टेट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कैन बी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट पे है तो उसको चलाने की कोशिश करेगा, मूव कर रहा है तो रोकने की। दोनों ही केस में जब भी स्टेट को चेंज करने की, या तो चेंज कर देगा या ट्राई करेगा, उसी को हम फोर्स कहते हैं। आप कई बार बेड को पुश करते हैं, बेड तो मूव नहीं करता, लेकिन क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? आंसर है नहीं सर, हमने तो फोर्स लगाया है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार चेंज हो जाए, आपने ट्राई तो किया, वो भी फोर्स है। क्लियर? तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो या तो चेंज करता है या ट्राई टू चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस? फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उससे क्या क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे? पहला, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी, है ना। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, बाय अप्लाइंग फोर्स आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, यस। दूसरा, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी। फोर्स कैन ऑल्सो मूव द स्टेशन। कोई रुकी हुई बॉडी है, आप उस पर फोर्स लगाइए, बिना फोर्स के थोड़ी मूव करेगी। आप उसको फोर्स लगाइए और फोर्स लगाकर आप उसको मूव करा सकते हैं। और क्या इफेक्ट आ सकता है फोर्स का? फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स लगाकर आप डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। एक बॉलर ने बॉल फेंकी बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन ने फोर्स लगाकर उसको फील्डर की तरफ फेंक दिया, फील्डर ने बॉल को रोका, फोर्स लगाया और विकेट कीपर की तरफ थ्रो कर दिया। तो ये डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है? ये तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं? फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? पॉइंट्स नोट करते जाइए फटाफट सारे। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सारे नोट्स बने हुए, मैं भी आपके नोट्स मंगवाऊंगा आपसे, देते हैं, ठीक है। सो अवर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्सेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेस? ओके, इसको समझते हैं, फिर इसके पॉइंट लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं, अभी पहले आप समझ लीजिए कि क्या होते हैं। दोबारा से मैं एक एग्जाम समझाता हूँ। सपोज़ ये एक बॉडी है, इस पर राइट साइड में एक फोर्स लगा F1 से 10 न्यूटन का,
और एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में भी हमने एक उल्टा फोर्स लगा दिया F2 10 न्यूटन का। बताइए ये बॉडी राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी या कहीं नहीं जाएगी? इट विल मूव राइट, कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि F1 फोर्स इज बैलेंस बाय F2। अच्छा, हमने एक तीसरा फोर्स और लगा देते हैं F3 ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का, लेकिन जैसे ही हमने F3 लगाया हमने एक उल्टा नीचे की तरफ भी फोर्स लगा दिया F4 5 न्यूटन का। आप बताइए कहाँ जाएगी? कहीं नहीं से जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज सभी फोर्सेस क्या हो गए? सभी फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए। ये कहीं क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज सभी फोर्सेस क्या हो गए? बैलेंस्ड हो गए, है ना। अभी अब दूसरी सिचुएशन देखिए, ये एक बॉडी है और इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगा, से F1 10 न्यूटन का। अब ये कहाँ जाने वाली है? इट विल गो राइट लेफ्ट? तो लेफ्ट जाएगा। राइट जाएगा ना, राइट 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 राइट। ये राइट ऑफ द, ये हमने फोर्स कहाँ लगाया? टुवर्ड्स राइट लगाए तो राइट जाएगा, जाएगा ना, रुका तो नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ पर एक उल्टा फोर्स लगा दें F2 और ये 5 न्यूटन का लगा दें, अब कहाँ जाने वाला है? राइट लेफ्ट के कहीं भी नहीं, अभी भी राइट जाएगा, क्योंकि इस फोर्स ने F2 ने इसको बैलेंस नहीं किया। या यूँ कह दीजिए, ये अगर 10 प्लस ले लें तो ये माइनस, लेफ्ट को माइनस लेते हैं। अगर हम इसको ग्राफ की तरह दिखाएं तो ये लेफ्ट राइट वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव फोर्स है, पॉजिटिव 10, और ये नेगेटिव फोर्स है। तो इसने इसको बैलेंस नहीं करा, दोनों का रिजल्ट ज़ीरो नहीं आ रहा। इस केस में सभी फोर्सेस का रिजल्ट ज़ीरो आ गया था, है ना। तो बैलेंस फोर्स वो होते हैं जिनका फाइनल रिजल्ट प्लस माइनस कर कर ज़ीरो आ जाए, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस बोलते हैं। किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगे लेकिन ये सब कैंसिल आउट हो गए और इनका नेट रिजल्ट कितना आ गया? ज़ीरो। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस, अदरवाइज क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड। ठीक है ना। लेट अस राइट द डेफिनेशन। बैलेंस फोर्स अब हम समझ चुके हैं, तो हम लिखते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ, if the resultant of all the forces acting on a body, रिजल्टेंट का मतलब होता है उनका फाइनल रिजल्ट, है ना। ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन उसका रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? द फोर्सेस आर सेड टू बी, द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस। वो जो बाहर वाले फोर्स थे उनको बैलेंस बोलते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट कितना आ गया? ज़ीरो। एफ रिजल्टेंट मतलब फाइनल आंसर। एक फोर्स लगा, दूसरा फोर्स लगा, तीसरा फोर्स लगा, पता नहीं कितने फोर्स लगे, लेकिन इन सब का फाइनल प्लस माइनस करने के बाद ज़ीरो आ गया। तो जो बाहर वाले फोर्सेस थे दे विल कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। बोलो क्लियर ये डाउट? क्या अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत है या आप खुद बता सकते हैं अनबैलेंस की? सर मैं से खुद बता। क्या लिखेंगे बताइए? If the resultant of all the forces acting on the body is not equal हाँ, to zero, वेरी गुड, the ये forces ठीक है, ये खुद ही आप नोट कर लेंगे। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये आएगा। और यहाँ पर भी एफ रिजल्टेंट क्या आएगा? इट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बॉडी नेट रिजल्ट कुछ ना कुछ बनेगा। दूसरी बात, क्या बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं? the balance force हाँ। नहीं, so only unbalanced। हाँ, लेकिन देखो असली में मूव नहीं करा सकते, बट ठीक है। लेकिन दूसरी बात एक और भी है, अगर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं बस यह ऑब्जेक्ट चल रहा है और इस पर एक फोर्स आगे की तरफ एक्स्ट्रा लग जाए और एक फोर्स पीछे की तरफ लग जाए, तो ये इसको रोकेंगे भी नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने देंगे, है ना। हमें लगता है कि बैलेंस फोर्स हमेशा मूव नहीं करा सकते। अगर ऑलरेडी कोई चीज़ मूव कर रही है और उस पर फोर्सेस लग जाए, वो बैलेंस है, तो भी उसके मोशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही मूव करती रहेगी। तो हमें ये नहीं लिखना चाहिए कि बैलेंस फोर्स हमेशा मूव करा सकते हैं, हमें लिखना चाहिए वो कोई चेंज नहीं लाते। रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो रुका ही रहने देंगे
और चलता है तो चलता ही रहने देंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस फोर्सेस do not bring any change in the state, ऊपर लिख दे सेकेंड पॉइंट, चलो उसे अलग से लिख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट थोड़ा नीट एंड क्लीन यहाँ लिख लेते हैं। बैलेंस फोर्स का पॉइंट है ना ये, शॉर्ट में BF लिख देते हैं, बैलेंस फोर्सेस do not bring any change in the state of the body, मतलब बॉडी की जो भी स्टेट है उसी स्टेट को मेंटेन करेंगे। बैलेंस फोर्सेस डू नॉट चेंज एनी स्टेट इन द एनी स्टेट ऑफ द बॉडी, मतलब बैलेंस फोर्स डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर u इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 रहेगी बैलेंस फोर्स लगने पर। और अगर u की कोई वैल्यू है से 10, और अगर बैलेंस फोर्स लग जाए अभी भी वो 10 ही चलता रहेगा, क्योंकि फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, उन्होंने कुछ चेंज लाया नहीं। और इसका सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, खुद लिख सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स ऑलवेज ब्रिंग द चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और चल पड़ा तो यानी कि अनबैलेंस फोर्स नहीं चलाया होगा, है ना। कोई चलते रुक गया तो भी फोर्सेस अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस फोर्स ऑलवेज ब्रिंग, ये पॉइंट खुद लिख सकते हैं ना आप, अनबैलेंस फोर्स ऑलवेज ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट, bring the change, So they always bring change in the body. change in the state of the body, ठीक है। क्लियर और डाउट? So clear. Sure. To understand the balance force and unbalanced force, let us do a question. Question है, find the net force or force resultant acting on the object. आपको नेट फोर्स बताना है जो कि ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है। और आपको डायरेक्शन भी बताने की कोशिश करनी है। फोर्स एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। केस 1, दिस इज़ द बॉडी, ठीक है। तो दो फोर्सेस हम इस पे दिखा रहे हैं, एक फोर्स F1 राइट में लग रहा है से 3 न्यूटन, और एक फोर्स वही F2 वो भी राइट में ही लग रहा है इसी के पैरेलल, दैट इज़ 4 न्यूटन। बिल्कुल सीधा फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेढ़ा मत समझ। सर कहाँ पर सर? तो उसके ऑपोजिट से या फिर सेम जगह? सेम में लग रहा है, डायग्राम में दिख रहा है आपको। दोबारा बना दो, कैसे बना लिया? दोनों तो फोर्स बस यही है सर? अभी एक 3 केस बता रहा हूँ, फिर इकट्ठे डिस्कस करेंगे। दोनों फोर्स बिल्कुल सीधा 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 ऐसे लग रहे हैं, ठीक है ना। एक सेकंड रुको। F2 की वैल्यू कितनी है? F2 इज 4 न्यूटन। ओके, केस 2 में अगेन दिस इज द बॉडी, F1 अभी भी वहीं लग रहा है राइट में 3 न्यूटन का, बट F2 अब की बार ये हमने अपोजिट लगा दिया एग्जैक्टली 180 डिग्री पर 4 न्यूटन का, ठीक है। केस नंबर 3 अभी भी बॉडी सेम है, F1 अभी भी वही राइट साइड में लग रहा है, दैट इज़ 3 न्यूटन, और F2 अब की बार हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लगाया है 4 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको मेरा? एक ही बॉडी है, उसी बॉडी पर 3 सिचुएशन आपको फोर्स की दिखाई है। चलिए, आपको मुझे बताना है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा तीनों केस का। ट्राई कर लो, मैं 2 मिनट देता हूँ आपको। तो लेट मी डू। तो हम ये जानते हैं, फर्स्ट केस की बात करते हैं। फोर्स रिजल्टेंट सभी फोर्सेस को ऐड करके आता है, बट मैंने एक ऊपर एरो का साइन लगाया, मतलब डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा।
पहले केस में दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, राइट साइड वाले फोर्स को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो 4 + 3 इज पॉजिटिव 7 न्यूटन। पॉजिटिव 7 न्यूटन का मतलब है टूवर्ड्स राइट। ये तो बड़ा आसान केस था, नो डाउट। केस नंबर 2 पे चले तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स फिर ऐड करके आएगा, बट F1 इस केस में पॉजिटिव है और F2 इस केस में नेगेटिव है। लेफ्ट वाले को हमने नेगेटिव लिया, अगर हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो रिजल्ट -1 न्यूटन आ रहा है। माइनस का साइन का मतलब, इसका मतलब ये है कि टूवर्ड्स लेफ्ट बॉडी मूव करेगी, है ना। पॉजिटिव साइन का मतलब राइट है और नेगेटिव साइन का मतलब लेफ्ट है। लेकिन प्रॉब्लम आपको कर रहा है थर्ड केस, इसमें कहाँ बॉडी जाएगी, तो एक्चुअली में इसमें कहाँ जाएगी और इसका क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला आप नोट कीजिए। जब भी दो फोर्सेस 90 पर लगेंगे तो उनका रिजल्टेंट फोर्स इस फॉर्मूला से आएगा। जो कुछ एक बार इस रिपीट करना चाहिए, मैंने तो सुना नहीं। जब भी दो फोर्स 90 डिग्री पर एक्ट करेंगे, जैसे कि केस थर्ड में कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस फॉर्मूला से आएगा। क्यों इस फॉर्मूला से आएगा, इसका मतलब समझिए। एक्चुअली में बॉडी कहाँ जाएगी, बॉडी ना राइट जाएगी ना ऊपर जाएगी, बल्कि अगर हम इसको फिगर को एक पैरेललोग्राम बना दें तो बॉडी इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, डायगोनल के डायरेक्शन में जाएगी। अब अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, अगर ये वाला फोर्स 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं और ये तो 3 है ही। तो अगर डायगोनल रिजल्टेंट है तो डायगोनल हाइपोटेन्यूज बन गया। और आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि डायगोनल के डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड डायगोनल से दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला जो पाइथा का था वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है। आप शॉर्ट में ये याद रखेंगे, जब भी दो फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट फोर्स उनके डायगोनल की डायरेक्शन में जाएगा पैरेललोग्राम की, और वो इस फॉर्मूला से दिया जाएगा। चलिए लगाते हैं। F1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, F2 कितना है 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 9 + 16 कितना √25 एंड फाइनली इज 5 न्यूटन। तो जब दो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के फोर्सेस, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन की फोर्सेस, मैं एक बार बताता हूँ उनको, अगर 90 पे एक्ट करते हैं तो ना बॉडी 3 एक्सपीरियंस करेगी ना 4, बल्कि वो 5 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। हाँ पूछो। 5 न्यूटन, हाँ, अलॉन्ग AP, इन द डायरेक्शन ऑफ AP, ठीक है। मान लीजिए जैसे पहले केस की हम बात करें, यहाँ पर दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल था 0 डिग्री, यस। इधर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल था 180 डिग्री, यस। इस केस में द फोर्सेस के बीच का एंगल था 90 डिग्री। अगर मान लीजिए 0, 80, 180, 90 ना और कोई और एंगल हो, 60 डिग्री हो, वैसे तो वो आपका हायर क्लासेस में आएगा, पर फिर भी उसके लिए एक फॉर्मूला आप नोट कर लेते हैं। अगर F रिजल्टेंट निकालना है, इफ़ थीटा, मतलब थीटा होता है एंगल का साइन, इज़ द एंगल, ये जनरल फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन फोर्स 1 तो ये फॉर्मूला से किसका है एंड फोर्स 2। ये फॉर्मूला हर एंगल पे काम करेगा, जब फोर्सेस 0 डिग्री पर हों, 30 पर हो, 90 पर हो, 60 पर हो, 40 पर, सबके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो कौन सा वाला फॉर्मूला से रिपीट बता रहा हूँ, लिख तो रहा हूँ। फोर्स रिजल्टेंट इन दैट केस विल बी गिवन बाय, आपको सिर्फ नोट करना भी, आपके 11th क्लासेस में आगे वाली हायर क्लासेस में आएगा, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस नोट कर लो। 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, क्योंकि अभी आपने कॉस थीटा साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, बट वैसे ही मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। कॉस इफ यहाँ पर F रिजल्टेंट क्या गया, हाँ कॉमा है, कॉमा से क्यों F रिजल्टेंट हम बताना चाह रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको F रिजल्टेंट फाइंड करना है और थीटा एंगल है F1 और F2 के बीच में, ये इसको भी छोड़ दो ना, चलो यहाँ से लिख लो। इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, 0 डिग्री नहीं है, 90 नहीं है, 180 नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। वैसे ये उन पे भी लगता है। तो कॉमा से क्यों आ रहा है, कॉमा का हटा दिया मैंने, तो कॉमा की जगह सर क्या आएगा सर? कुछ नहीं आएगा नहीं ऐसे। सर, सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F से वहाँ पे तो कॉमा है। नहीं कॉमा नहीं है, 2F के आगे नहीं कॉमा नहीं है, वो 2F1 F2 लिखा हुआ है, ये कॉमा नहीं है। F1 F, क्योंकि अभी आपको कॉस थीटा साइन थीटा नहीं पता,
बेसिकली आपका वही जो 3 केस पिछले कराए थे उन्हीं से सारे क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाएंगे। इनर्शिया पढ़ना है। आवर टॉपिक इज इनर्शिया। ठीक है, ये इनर्शिया क्या होता है ज़रा समझते हैं। मान लीजिए ये आपके घर का एक टेबल है, ठीक है, दिस इज़ द टेबल, और इस टेबल के ऊपर टॉप पर दिस इज़ द टेबल, और हम मान लेते हैं इस टेबल के टॉप के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है। चलो एक बुक रखी हुई है आपकी, दिस इज़ अ बुक विच इज़ लाइंग ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर ऐसा कुछ बुक या कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है ना। Yes. बुक अच्छी नहीं लग रही देखने में तो कुछ और रख लेते हैं। चलो एक एप्पल या ऑरेंज ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। टेबल आराम से पड़ा है, फिक्स है, कुछ नहीं हिल रहा। इसको प्लेट में रखना है, प्लेट में रख दो, ऐसे रखा हुआ है। अब बताइए, अगर इस एप्पल को कोई छेड़ेगा नहीं तो क्या ये एप्पल अपने आप उठकर कहीं जा सकता है? No, no, sir, नहीं होता। मान लीजिए हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया और कल आके देखा तो एप्पल हमें यहीं मिलेगा, यस और नो? Yes. एप्पल को छोड़ो, अगर हमने टेबल को अपने घर में एक रूम में रखा हुआ है तो क्या कभी ऐसा होता है, कभी देखा है आपने ऐसे कि टेबल अगले दिन ए से बी पे पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए टेबल, ऐसा होता है? वो तो भूत बंगले में ही होता है, हमारे घरों में तो नहीं होता। होता ना भूत बंगले में तो बच्चे देखते हो जाता है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से नहीं चल के जाता, उसकी भी ये प्रॉपर्टी है भाई, जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रुका हुआ है तो उसकी ये इनएबिलिटी है, ये लिविंग ये तो ऑब्जेक्ट है, डेड थिंग है ना। इसकी क्या इनएबिलिटी है, ये अपने आप से जैसा वैसे रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। एक्चुअली में यही चीज़ इनर्शिया है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, मान लीजिए एक साइकिल है और वो मूव कर रही है, ठीक है, मूविंग साइकिल भी अपने आप से रुकती नहीं है। अगर आपने उसको पैडलिंग मार के छोड़ा और एक बार पैडल मार के छोड़ दिया तो वो चलती रहेगी, ज़िंदगी भर चलती रहेगी। यस सर, ऐसा तो नहीं होता। यस के बोल रहे हो आप? मैंने तो नहीं देखा। अगर आप साइकिल को पैडलिंग मार के छोड़ देंगे मैंने तो कहा कि सर वो, तो मैंने किससे कहा कि वो सर रुकेगी नहीं। तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी, ज़िंदगी भर चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। नो सर, एक मोमेंट पे आगे नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, साइकिल इनर्शिया की ये तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये मोशन में आ गई तो चलते ही रहना चाहिए, लेकिन हम एक्चुअली में देखते नहीं, यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। वो फोर्स है जो रोक देता है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स गायब हो जाए और एक बार ये साइकिल चलना शुरू हो जाए तो कभी नहीं रुकेगी, जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमने लग गई है। एक्चुअली में रुकी हुई चीज़ कभी चल नहीं सकती और चलती हुई चीज़ अपने आप से रुक नहीं सकती, ये दोनों की एबिलिटी नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। कब रुकेगी? जब फोर्स लगेगा। ये टेबल भी अगर यहाँ से कोई धक्का दे, फोर्स लगाए तो चलने लग जाएगा। यस, पक्का चलेगा, श्योर चलेगा, लेकिन अपने आप से नहीं चलेगा। इसी अपने आप से नहीं चलने की प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इनर्शिया के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है, फिर से हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। हर बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया? इट इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, natural property of a body, it is the natural property of a body to resist any change in the state of the body. मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ऑफ द बॉडी, हर बॉडी की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्ट मतलब होता है अपोज करना। हर बॉडी में नेचुरली एक प्रॉपर्टी होती है, वो जिस स्टेट में है, जैसी भी हालत में है, उस हालत में ही रहना चाहती है, उसको चेंज नहीं करना चाहती, उस चेंज को अपोज करना चाहती है। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और मूव कर रही है, मूव ही करना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। It is the natural property of a body to resist any change in the state of the body. A body at rest, will continue
विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। अपने आप से वो कभी नहीं चल के जाएगी, अगर वो रेस्ट पर है तो अपने रेस्ट को कंटिन्यू करेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन और यूनिफॉर्म मोशन will continue to remain in uniform motion। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी मूव कर रही है तो उसका इनर्शिया उसको मूव कराता ही रहेगा। कब तक? अपने आप से नहीं चेंज लाएगा, जब तक फोर्स नहीं लगेगा। बाहर से फोर्स लगेगा तो चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के अलग अलग टाइप क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया? आंसर है, फर्स्ट टाइप होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इस ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट वही है, अ बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं। अ बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और एक तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अ बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट को मेंटेन करेगी जब तक बाहर से फोर्स लगेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन को मेंटेन करेगी जब तक फोर्स लगेगा। डायरेक्शन का क्या बोलता है? एक बॉडी अगर एक किसी डायरेक्शन मूव करे तो वो उसी डायरेक्शन को मेंटेन करेगी जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगता। क्लियर? किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम या ज़्यादा हो सकता है, वो उसके मास पे डिपेंड करता है। जैसे साइकिल और ट्रक दोनों के दोनों खड़े हुए हैं, किसको चला पाना मुश्किल है बताइए? एक साइकिल और ट्रक, किसको चला पाना मुश्किल है? ट्रक को। क्यों ट्रक को चला पाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा, ट्रक का मास ज़्यादा है, मास ऑफ ट्रक बहुत ज़्यादा है मास ऑफ साइकिल से, बाइसिकल से। और अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, और इनर्शिया चेंज नहीं आने देता। वो बोलता रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहूँगा भाई, और अगर करना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनर्शिया को मेज़र कैसे, इसके ऐसे इससे उल्टा भी है। अगर एक साइकिल और ट्रक मेजर द इनर्शिया, द मास, हाँ, द मास ऑफ अ बॉडी, द मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, is the measure of its inertia, the mass of a body, ठीक है। मास से ही इनर्शिया को मेजर किया जाता है। मोर मास, मास ज़्यादा मतलब मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया, ठीक है। तो बड़ा क्लियर है, एक साइकिल और एक ट्रक में ऑब्वियसली ट्रक का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। ट्रक और ट्रेन में कंपेयर करेंगे तो ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा, लेस मास लेस इनर्शिया। इसीलिए एक चलती हुई ट्रेन को रोक पाना भी मुश्किल और रुकी हुई ट्रेन को चलाना भी मुश्किल। मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, और इनर्शिया एक ही बात करता है, क्या भाई? मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। चेंज करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हर बॉडी में नेचुरली क्या प्रॉपर्टी होती है? इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। अपने रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन करो, मोशन में हो तो मोशन में मेंटेन करो, और डायरेक्शन है तो नेचुरली उसी डायरेक्शन में जाना है। अपने आप से चीज़ें चेंज नहीं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसमें भी हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को also known as law of inertia। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली में न्यूटन ने इनर्शिया को एक्सप्लेन कर दिया। इनर्शिया क्या है? कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में चेंज नहीं करेगी। न्यूटन बोलता है हाँ करेगी ना,
कब? जब बाहर से फोर्स लगेगा। तो इसी से लॉ बना। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, क्या स्टेटमेंट है, लेट अस राइट द स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, स्टेटमेंट यहाँ से शुरू है, एन ऑब्जेक्ट will continue, an object will continue to remain in its state of rest, or state of uniform motion in a straight line, unless न्यूटन ने पहले शुरू के फर्स्ट पार्ट में इनर्शिया के बारे में बात करी। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगा। कब तक? सेकंड पार्ट में उसने फोर्स को डाल दिया, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स। तो फोर्स लगेगा तो सब कुछ होगा, बिना फोर्स के कुछ नहीं हो सकता, जैसा है वैसे रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सटर्नल। अनबैलेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर अनबैलेंस से मतलब है, बैलेंस से तो कुछ होने वाला नहीं है। अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो न्यूटन का लॉ अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑन द ऑब्जेक्ट, एक कंप्लीट कर दूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्चुअली में इनर्शिया की ही बात कर रहा है। वो कह रहा है हाँ, हर बॉडी में इनर्शिया होता है, अपने आप से नहीं चेंज कर सकता, लेकिन साथ साथ में ये भी बोलता है नहीं चेंज कर सकता है जब ये बाहर से लगेगा, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव करता हुआ देखो तो आप समझ जाओ, और वो मूव कर रहा है और एक्सलेट कर रहा है, डीएक्सलेट कर रहा है, समझ जाओ फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज करता देखो, समझ जाओ फोर्स लग रहा है। न्यूटन साहब ये कहना चाह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। कब तक? अनलेस एक्सटर्नल फोर्स, अगर फोर्स लगेगा अनबैलेंस फोर्स तो सब कुछ होगा, चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्लियर लैंग्वेज? तो लेट अस राइट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मतलब हम कहाँ देखते हैं ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन लिख देते हैं, द पैसेंजर्स in the car or bus falls in forward direction when the bus stops suddenly. Stops सडनली, है ना। लगेज के साथ भी होता है, अगर आप बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं, गाड़ी की छत पे लगेज बांधा हुआ है, अगर आप उसको बांधेंगे नहीं तो वो भी ब्रेक लगने पे आगे गिरेगा। क्यों होता है, जरा इसका रीज़न लिखते हैं। क्वेश्चन आ गया वाई दिस हैपन, तो इसका रीज़न लिखेंगे। द पैसेंजर द बस फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द बस स्टॉप सडनली ड्यू टू इनर्शिया। अब हम एक्सप्लेन करते हैं, ड्यू टू इनर्शिया। एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप्स सडनली the bus sets into
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बल्कि यहाँ पर लिख लेते हैं द बस एंड लोअर बॉडी, बस भी और जो लोअर बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में है ये दोनों इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि बस पे तो फोर्स लगा, जिस पे फोर्स लगा उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, बट द अपर बॉडी, उस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, बट द अपर बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन, रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन अपर बॉडी तो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगी, है ना? क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था, जिस पर फोर्स लगेगा वही बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा, ठीक है ना? तो हमारी बॉडी के दो पार्ट हैं, ये हमारी अपर बॉडी, ये लोअर बॉडी बस का कांटेक्ट में थी, बस रुकी, लोअर बॉडी भी कांटेक्ट में आई, ये रुक गई, लेकिन अपर बॉडी, इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगा, बस पे फोर्स लगा ब्रेक्स का, ब्रेक्स रुकी, लोअर बॉडी पे फोर्स लगा, ये रुकी, लेकिन अपर बॉडी तो आगे चल रही है, तो अपर बॉडी क्या होगा? बट द अपर बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन एंड हेंस फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? आपने आप लिख सकते हैं फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सभी की लैंग्वेज ऑलमोस्ट ऐसे ही है। अगर इसका उल्टा केस बताऊं मैं आपको, कौन सा केस? अगर ये बस जो है एकदम से सडनली स्टार्ट होती है तो पैसेंजर पीछे क्यों गिरते हैं? अब उसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे व्हेन द बस, देखो चेंजेस क्या आएंगे, व्हेन द बस स्टॉप की जगह हो जाएगा स्टार्ट सडनली, ठीक है ना? द पैसेंजर इन द बस फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अब ये वाला क्वेश्चन का बता रहा हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द बस स्टार्ट सडनली ड्यू टू इनर्शिया, व्हेन अ मूविंग बस, अब हम स्टॉप की जगह स्टार्ट की बात करते हैं, स्टार्ट सडनली, तो द बस एंड द लोअर बॉडी सेट्स इनटू इनर्शिया ऑफ मोशन, भाई बस भी चल पड़ी और लोअर बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में वो चल पड़ी, बट द अपर बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेट ऑफ, लेकिन अपर बॉडी तो रेस्ट पे ही रहेगी और इसीलिए वो पीछे की तरफ गिर जाएगी, फॉल इन बैकवर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों आंसर दे दिए। हाँ, इसका अपोजिट भी, हाँ दोनों आंसर है। इसी में अगर आएगा कि डस्ट पार्टिकल क्यों बाहर आ जाते हैं जब आप कारपेट को स्टिक सेट करते हैं, तो आपको बोलना है कारपेट सेट्स इनटू इनर्शिया ऑफ मोशन बट द डस्ट पार्टिकल कंटिन्यू टू रिमेन इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिस पर फोर्स लगा वो मूव करना शुरू हो गया या चेंज हो गया उसके स्टेट में, डस्ट पार्टिकल पे नहीं लगा, वो नहीं हुए, तो वो फॉल कर देंगे। क्लियर है?